Good morning. Today we are going to discuss about RBI मॉनेटरी पॉलिसी यानी आज हम लोग रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति पर बातचीत करने वाले हैं। इसका महत्व ये है कि अर्थव्यवस्था के अंदर कितनी मनी फ्लो होनी चाहिए, ये अर्थव्यवस्था के कई सारे चीज़ों को प्रभावित करता है और इसलिए मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिसी होती है और इसके द्वारा आरबीआई पूरे इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। लेट अस अंडरस्टैंड। सो मॉनेटरी पॉलिसी इज मैकेनिज्म बाय विच आरबीआई ट्राइज टू कंट्रोल मनी फ्लो इन द इकोनॉमी। यानी मौद्रिक नीति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थव्यवस्था के अंदर जो मुद्रा का प्रसार है उसको रेगुलेट करने की कोशिश करती है, राइट। बाय मैनेजिंग दी मनी सप्लाई, आरबीआई एम्स टू इन्फ्लुएंस मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज इन्फ्लेशन, कंजम्पशन, इकोनॉमिक ग्रोथ ईटीसी। यानी अर्थव्यवस्था में मनी फ्लो की वजह से कौन कौन से ऐसे कारक हैं अर्थव्यवस्था के जो प्रभावित होते हैं। इन्फ्लेशन, देन कंजम्पशन, इन्फ्लेशन है, कंजम्पशन है, देन इकोनॉमिक ग्रोथ इत्यादि। ये वो पहलू हैं जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने मौद्रिक नीति से कंट्रोल करने की कोशिश करती है। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इन्फ्लेशन, जिसे हम मुद्रास्फीति भी कहते हैं या महंगाई की दर भी कहते हैं, ये आरबीआई कैसे मौद्रिक नीति से इसको कंट्रोल करती है, इसको आगे हम समझने की कोशिश करेंगे। देन अर्थव्यवस्था में जो कंजम्पशन का दर है, ठीक है, जो लोग कंज्यूम करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है या फिर पब्लिक कंजम्पशन है, ठीक है, उसको कैसे ये प्रभावित करता है, और इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सभी को आरबीआई की मौद्रिक नीति प्रभावित करती है। अभी तक हमने ये समझा कि किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर मनी सप्लाई यानी मुद्रा का जो प्रसार है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुद्रा ही, मनी ही क्या है, मीन्स ऑफ ट्रांजैक्शन होगा। अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम खरीदारी करेंगे, हम निवेश भी करेंगे, और अगर नहीं है तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी से इसको प्रभावित करती है, जिसमें कि वो मनी सप्लाई के थ्रू, है ना, इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करती है। यानी बैंक आपको किस रेट पर, इंटरेस्ट रेट, कौन से दर पर इंटरेस्ट मिलने वाला है, इसको आरबीआई प्रभावित करती है। इसके क्या टूल्स है वो हम आगे देखने की कोशिश करेंगे। और मनी सप्लाई या जो महंगाई की दर है उसको भी वो संतुलित करने की कोशिश करती है विद द हेल्प ऑफ मनी सप्लाई। अब हम समझते हैं कि कैसे आरबीआई इस चीज़ को प्रभावित करती है। इससे पहले हम ये देखें कि मौद्रिक नीति के अंदर कौन कौन से प्रकार की मौद्रिक नीतियां होती हैं। इसमें दो ब्रॉड कैटेगरी है। एक को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे कि हॉकिस इंस्टेंस भी कहा जाता है अमेरिका के अंदर। हम इसे कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। यानी कि अर्थव्यवस्था में अगर मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, कंटेन करना है, स्क्वीज करना है, एक्सेस लिक्विडिटी या जो मनी, एक्सेस मनी फ्लो हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, अगर उसको अर्थव्यवस्था से बाहर निकालना है, उस सिस्टम से बाहर निकालना है, तब आरबीआई जिस नीति का सहारा लेती है उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे कि हॉकिस इंस्टेंस भी कहा जाता है। इसका मुख्य लक्ष्य होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, टू कंटेन इन्फ्लेशन। यानी जब महंगाई की दर अधिक होगी तो वैसी स्थिति में कोई भी सेंट्रल बैंक, जो कि भारत के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो मौद्रिक नीति को इस प्रकार से संचालित करने की कोशिश करेगी कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो मनी का प्रसार है वो कम हो जाए। यानी लोगों के हाथ में कम पैसे हों, कम पैसे होंगे तो लोग
कम गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेंगे और इसकी वजह से महंगाई क्या है, कंट्रोल में होगी। तो ये एक प्रकार है। अब इसके लिए कौन कौन से टूल है उसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। फिलहाल आपने ये समझा कि अगर अर्थव्यवस्था के अंदर महंगाई बढ़ी हुई है, इन्फ्लेशन हाई होगा, वैसे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करती है, जहाँ पे कि वो मुद्रा को स्क्वीज आउट करने की कोशिश करती है, यानी सिस्टम से पैसे को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है, बाहर निकालने की कोशिश करती है। जो दूसरी नीति है वो है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, या इसे एकोमोडेटिव इंस्टेंस भी कहा जाता है, और कहीं कहीं इसे हॉकिस डोविश, DOVISH, डोविस इंस्टेंस भी कहते हैं। सबका मतलब एक ही है, यानी अर्थव्यवस्था में अगर वृद्धि दर कम हो, ग्रोथ रेट स्लो हो या स्लो डाउन की स्थिति चल रही हो, वैसे में RBI एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट करती है, जहां पे कि वो एक्सेस मनी सप्लाई करने की कोशिश करती है अर्थव्यवस्था में। मनी सप्लाई जब ज़्यादा होगा तो ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करेंगे, बैंक रेट लो हो जाएगा, और उसके बाद इकोनॉमी में ग्रोथ आने लगता है। क्यों? क्योंकि जब लोग ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड करेंगे तो इंडस्ट्री के अंदर डिमांड क्रिएट होगा। डिमांड क्रिएट होने से क्या होगा? निवेश होगा, और उस निवेश के होने से आर्थिक वृद्धि दर बढ़ने लगती है। इसके साथ ही इसका एक और पहलू है, ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन भी करेगा, यानी इससे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम होने लगती है। तो हमने ये समझा कि RBI की जो दो नीतियां हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी हो, चाहे वो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी हो, वो इस बात पर निर्भर करता है कि RBI किस लक्ष्य को साध रही है। क्या उसका लक्ष्य अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है, यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, या अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, महंगाई की दर कम है, तो फिर दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि वो अर्थव्यवस्था में ग्रोथ रेट को पुश करना चाहती है, प्रोपेल करना चाहती है, और उसके अकॉर्डिंग ही वो कॉन्ट्रैक्शनरी या एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करती है। यानी अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि RBI के पास वो कौन से टूल हैं जिससे कि RBI अर्थव्यवस्था के अंदर मनी सप्लाई को मैनेज करती है। तो की RBI टूल्स एंड रेट्स, चूंकि अभी 10 फरवरी को ही RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग भी है, और उसमें उन्होंने नए दर को जारी किया है, और इसलिए हम उस दर को भी समझने की कोशिश करते हैं, और क्या टूल्स हैं उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें पहला टूल है, इसके अलावा और भी कई टूल्स हैं, लेकिन मुख्यतः इन टूलों का इस्तेमाल फ्रीक्वेंटली किया जाता है RBI के द्वारा। पहला है रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब होता है कि वह दर जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देती है। इट इज़ द रेट एट विच RBI lends टू कॉमर्शियल बैंक, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक्स को जिस रेट पर लैंड करेगी, ठीक है, ये लैंडिंग रेट है, इसको हम क्या कहते हैं? रेपो रेट। अगर रेपो रेट कम होगा तो निश्चित तौर पर कॉमर्शियल बैंक्स को सस्ता लोन मिलेगा RBI से, और फिर जब ये बैंक्स कंज्यूमर को ये लोन पास ऑन करेंगे तो उसका रेट भी कम होगा। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मनी बोरो करने की कोशिश करेंगे बैंकिंग सिस्टम से, और इससे इकोनॉमी के अंदर क्या है? मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। मनी सप्लाई बढ़ेगा तो लोग गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड करना शुरू करेंगे, जैसे लोग हाउसिंग डिमांड कर सकते हैं, जैसे लोग गाड़ियाँ डिमांड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा? कंजम्पशन प्रोपेल होने लगता है, कंजम्पशन बढ़ेगा, ठीक है। और जैसे ही कंजम्पशन बढ़ेगा वैसे ही इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट होने लगती है, और अर्थव्यवस्था में निवेश होने लगते हैं, और हमें
सप्लाई साइड का भी कंस्ट्रेंट क्रिएट नहीं होता है। वैसी स्थिति में रेपो रेट एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिसके द्वारा आरबीआई क्या करती है, जो बैंक रेट है उसको प्रभावित करती है। दूसरा है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट यानी जब बैंकों के पास एक्सेस लिक्विडिटी होती है, यानी बैंक क्या करेंगे, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और सामने लेंड भी करते हैं। लेकिन ऐसी भी स्थिति हो सकती है जब जब अर्थव्यवस्था के अंदर डिमांड कम होगा तो निवेश नहीं हो रहे होंगे, तो बैंकों के पास सरप्लस मनी हो सकता है। तो वैसी स्थिति में बैंक क्या करेंगे, जो एक्सेस लिक्विडिटी, जो ज़्यादा पैसे होते हैं उनको आरबीआई के पास वो रख देते हैं और आरबीआई उनको इस रेट पर उनको क्या है, इंटरेस्ट पे करती है। यानी करंट जो नई अभी टूल्स दिए गए नया जो दर है वो 3.25% के अंदर हो, 3.25% है। फिर है बैंक रेट। तो रेपो रेट और बैंक रेट दोनों एक ही जैसा है। अगर शॉर्ट टर्म लैंडिंग करेंगे, यानी शॉर्ट टर्म का मतलब लेस देन 1 ईयर, तो हम रेपो रेट का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये लॉन्ग टर्म लैंडिंग है तो उसके लिए हम बैंक रेट का इस्तेमाल करेंगे। तो बैंक रेट अभी 4.25% है। इसके अलावा आरबीआई ने एक और फैसिलिटी क्रिएट की है जिसको कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये कॉमर्शियल बैंक को ओवरनाइट बोरोइंग के लिए आरबीआई ने क्या है, एक विंडो दिया है। यानी होता यह है, इसे कॉल मनी मार्केट कहा जाता है। यानी बैंकों के अंदर जब टेम्पररी लिक्विडिटी मिसमैच होता है, यानी बैंक के किसी पर्टिकुलर दिन के अंदर ज़्यादा ग्राहक पैसे विड्रॉ करने आ जाते हैं और बैंकों के पास पैसे नहीं हो, लिक्विडिटी नहीं हो, यानी हार्ड कैश अवेलेबल नहीं हो, तो वैसे स्थिति में बैंक बोरो करते हैं किसी दूसरे बैंक से। तो वहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस, हालात को देखते हुए बैंक कई बार जो दूसरे बैंकों से बोरो करते हैं, जिसे हम कॉल मनी भी कहते हैं, तो वो काफ़ी महंगा भी हो सकता है। इस स्थिति को अवॉइड करने के लिए आरबीआई ने एक नया विंडो क्रिएट किया है जिसको कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। यानी कि बैंक अपने टेम्पररी लिक्विडिटी मिसमैच को पूरा करने के लिए आरबीआई से इस 4.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्या है, बोरो कर सकते हैं मनी। ठीक है। और इसमें जो ऑप्शन होता है वो ये होता है कि बैंक 1% ऑफ एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, वहाँ तक बोरो कर सकते हैं किससे, आरबीआई से। तो इस तरीके से इस जितने भी की रेट्स हैं इन सब को आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में अनचेंज रखा है। और अभी जो 10 फरवरी को ये मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट की गई उसमें ये रेट्स अनचेंज्ड है। यानी मतलब ये है कि आरबीआई के कैलकुलेशन के हिसाब से अर्थव्यवस्था में अभी भी जो रिकवरी होनी चाहिए, ब्रॉड बेस्ड रिकवरी नहीं है। कई ऐसे सेक्टर हैं जिसमें अभी भी रिकवरी होना बाकी है और इसीलिए अर्थव्यवस्था में ग्रोथ की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि आरबीआई के पास जो डेटा है उसके हिसाब से इन्फ्लेशन आने वाले समय में यानी 2022-23 में कंटेन्ड रहेगा, जिसका फिगर आरबीआई ने 4.5% बोला है। तो ये आरबीआई के लिए क्या है, एक कंफर्ट जोन है। यानी अगर इन्फ्लेशन, महंगाई की दर कंट्रोल्ड रहे तो वैसे में आरबीआई के पास ऑप्शन होता है कि वो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट कर सके या एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट कर सके। ये वो टूल्स हैं। अब हम देखते हैं कि आरबीआई की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी हमने वैसे डिस्कस कर लिया कि जो आरबीआई की मौद्रिक नीति है उसका लक्ष्य क्या है। 2 महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, क्या अचीव करना चाहती है आरबीआई अपने मौद्रिक नीति से। पहला है कीपिंग इन्फ्लेशन इन कंट्रोल, दैट इज प्राइस स्टेबिलिटी, यानी जो महंगाई की दर है उसको कंट्रोल करना। हमने देखा था कि एक्सेस मनी सप्लाई होने से क्या होगा, लोग ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड करेंगे और वैसी स्थिति में क्या होगा, महंगाई की दर बढ़ने लगती है। तो पहला टारगेट ये है कि कीपिंग इन्फ्लेशन इन कंट्रोल। और दूसरा है जब
इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई ज़्यादा होगा तो हमें पता है कि ग्रोथ भी होगा, लेकिन एक्सेस मनी सप्लाई इन्फ्लेशनरी होती है, तो हमेशा आरबीआई इन्फ्लेशन और ग्रोथ रेट इन दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करती है। ठीक है, या तो ग्रोथ रेट को बढ़ाना होगा या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होगा। लेकिन अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है तो आरबीआई ग्रोथ रेट पर ध्यान देती है। इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में ग्रोथ रेट को बढ़ाना होता है। इससे अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा। लेकिन कंसिस्टेंटली ग्रो होने से क्या होता है, फिर महंगाई बढ़ने लगती है और फिर आरबीआई को एक समय में जाकर इन्फ्लेशन को कंटेन करने के लिए कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ती है। कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमी के अंदर जो डायनामिज्म है, यानी जो लगातार बदलाव हो रहे हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए आरबीआई को अपनी मौद्रिक नीति को हमेशा बदलते रहने की ज़रूरत पड़ती है या हमेशा वॉचफुल रहने की ज़रूरत पड़ती है। और इसीलिए अब आरबीआई हर 2 महीने पर मौद्रिक नीति घोषणा करती है। और इसी संदर्भ में चूंकि जो अर्थव्यवस्था में महंगाई की दर है उसको कंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए 2015 से एक मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया गया, जिसके तहत सरकार और आरबीआई के बीच एक तरीके का एग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत आरबीआई को ये सरकार की तरफ से मैंडेट दिया गया है कि इन्फ्लेशन की टारगेटिंग करेंगे, यानी जो महंगाई की दर है वो 4% के आसपास होनी चाहिए, यानी मैक्सिमम ये 6% हो सकती है और मिनिमम 2% हो सकती है। यानी एक बैंड दिया गया है जिसके तहत इन्फ्लेशन का रेट या तो 6% हो सकता है मैक्सिमम, या मिनिमम 2% हो सकता है। तो इसीलिए जो आरबीआई की नीति है उसमें इस बात को ध्यान रखा जाएगा। ये बैंड है जिसमें इससे 6% से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे ये 6% या इससे ज़्यादा होने लगेगा महंगाई की दर, आरबीआई कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करेगी। अगर ये लोअर साइड है तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करेगी, राइट। और महंगाई को मापने के लिए जिस पैरामीटर का इस्तेमाल करती है आरबीआई, उसको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी सीपीआई। कंबाइंड का मतलब होता है अर्बन प्लस रूरल। महंगाई का दर अर्बन एरिया में क्या है और रूरल एरिया में क्या। आपको पता है कि ग्रामीण और जो शहरी बाज़ार है अलग अलग हैं, तो इसमें महंगाई को अलग हम मापेंगे और अर्बन एरिया में ऑब्वियसली महंगी होती है चीज़ें। तो दोनों को मिलाकर कंबाइंड बनता है, और ये अगर कंट्रोल्ड है तो आरबीआई फिर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट कर सकती है। तो कुल मिलाकर इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या है, आरबीआई के पॉलिसी फ्रेमवर्क का एक की पैरामीटर है। अब आरबीआई के अंदर ये निर्णय कौन लेता है, इसके लिए एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई है, एमपीसी। और ये मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर 6 मेंबर होते हैं, जिसमें कि 3 आरबीआई के ही मेंबर होते हैं और 3 को गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। और इसके जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं वो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं, यानी आरबीआई गवर्नर के चेयरमैनशिप में जो मेंबर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली अर्थव्यवस्था की स्थिति को समझते हैं, एसेस करते हैं, और उसके हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि अर्थव्यवस्था में कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होनी चाहिए या एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होनी चाहिए। 6 मेंबर हैं, जो मेजॉरिटी डिसीजन आएगा उसी डिसीजन को लागू किया जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 6 में से जो निर्णय हो वो 3:3, यानी तीन जो सदस्य हैं वो एक मत के हैं और जो दूसरे 3 सदस्य हैं उनका मत उनसे अलग हो, तो वैसी स्थिति में टाई हो जाएगा। टाई की स्थिति में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कास्टिंग वोट है, यानी तब वो अपना वोट डालेंगे उसमें, और जिस तरफ भी वो वोट डालेंगे नेचुरली वो डिसीजन क्या है मेजॉरिटी में आ जाएगा। अगर हम 10 फरवरी की मीटिंग की बात करें तो 10 में से 5 मेंबर थे जिन्होंने कहा कि
एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होनी चाहिए। और एक मेंबर थे जिनका व्यू अलग था, जिन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्शनरी होना चाहिए हमारा पॉलिसी, क्योंकि जो ग्लोबली देखा जा रहा है महंगाई बढ़ रही है, फिर जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है वो बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो ओवरऑल डिसीजन था वो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के फेवर में आया। और आरबीआई ने जो रेट्स चले आ रहे थे कि पॉलिसी रेट्स, उसको मेंटेन रखा। यानी आरबीआई का जो स्टैंड है उसको हम डोविस कह सकते हैं, एक्सपेंशनरी कह सकते हैं, या एकोमोडेटिव कह सकते हैं। अभी द चेयरमैन विल हैव कास्टिंग वोट, दे विल review the economic situation and public their report in बाई मंथली मीटिंग। यानी अब जो मीटिंग होती है ये हर 2 महीने पर ये मीटिंग होती है। सो ये था हमारा जो वीडियो, मॉनेटरी पॉलिसी कैसे डिसाइड करती है आरबीआई और इनमें किन किन पहलुओं का ध्यान रखा जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको आप लाइक करिए, है ना, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।